प्यारे दोस्तों, हम लोग 37 नंबर मॉक टेस्ट को कल कंप्लीट किए थे मैथ रीजनिंग का। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, मॉक टेस्ट नंबर 38 कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले हम एक बार आपको बार बार सूचना देते आ रहे हैं कि जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है समय पर, यानी 7:30 बजे, उस पीडीएफ के माध्यम से पहले आप सारे प्रश्नों को बनाइए। बिल्कुल जरूर प्रश्न बना करके ही लाइव डिस्कशन में जुड़िए, है ना, क्योंकि प्रश्न बनाने के बाद, है ना, बने चाहे ना बने, कम से कम 2500 प्रश्न का एक बार आपने रिवीजन तो किया, आपने एक बार 2500 प्रश्न को देख तो लिया। जो बने सो सही, एक ही प्रश्न क्यों ना बने, दो ही प्रश्न क्यों ना बने, हाँ, उसके बाद आप लाइव डिस्कशन में जुड़िए, तब देखिए उसका ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। और हम आपको बार बार बोलते आ रहे हैं कि यह जो आपका मॉक टेस्ट का बैच है, मैथ रीजनिंग स्पेशल जो मॉक टेस्ट का बैच है, यह हर एक एग्जाम को ध्यान में रख करके हम कंप्लीट करवा रहे हैं, है ना। चाहे जिनका बिहार दरोगा का मेंस होने वाला हो, है ना, रेलवे का एग्जाम हो, बिहार एसएससी इंटर लेवल का बात किया जाए, है ना, एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा था। अब देखिए क्वेश्चन कहां से आता है, और हर एक प्रकार का क्वेश्चन जो है आपके इसी मॉक टेस्ट से आपको मिल जाएगा। यानी मैथ रीजनिंग में अलग से कुछ भी करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। तो जो भी एग्जाम है, झारखंड के जो लोग हैं, झारखंड एसएससी का एग्जाम जिनका है होने वाला, अभी तक एग्जाम कैंसिल हो गया वहां का, जिनका झारखंड एसएससी का एग्जाम का जो तैयारी करते हैं, जेएसएससी सीजीएल का, है ना, तो उनके लिए भी मॉक टेस्ट काफी ज्यादा फायदेमंद है। तो इसलिए जरूर आप तो जुड़े ही हैं, अपने सारे दोस्तों को बताइए, अपने कजन को भी बताइए, है ना, सभी लोग इस मॉक टेस्ट से जुड़े और सब लोग इसका फायदा उठाएं। चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 38 का पहला नंबर सवाल। कहता है एक नाविक धारा के विपरीत, क्या कीजिएगा, आराम से बात को समझिए। एक नाविक जो है वह धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 20 मिनट में नाव चला सकता है ना, और 15 मिनट में जो है, और 15 मिनट में जो है, कहां बैठे, कहीं मच्छर बैठा हुआ है, डिस्टर्ब कर रहा है। आइए, एक नाविक जो है वह धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 20 मिनट में नाव चला सकता है और 15 मिनट में वापस आ सकता है। तदनुसार धारा की गति कितनी है। चलिए तो पहले आप डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दोनों निकाल लीजिए। चलिए, धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 20 मिनट चलाता है, तो धारा के विपरीत यहां से अप स्ट्रीम निकलेगा। चलिए अप स्ट्रीम निकाल लीजिए, है ना। कहता है 2 किलोमीटर 20 मिनट में, 2 किलोमीटर 20 मिनट में, है ना, इसको घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर लेंगे, है ना। चलिए 20 से काट लीजिए, कितना बार में, 3 बार में, यानी अपस्ट्रीम क्या निकल के आ गया, यह हो गया आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब देखिए तो धारा के विपरीत का स्थिति था, और जबकि कहता है 15 मिनट में वापस आ सकता है। अब सोचिए अगर गया धारा के विपरीत तो लौटेगा धारा के साथ। उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम, हिंदी में एक और नाम है अनुकूल चाल। यहां से डाउन स्ट्रीम निकाल लीजिए, वही 2 किलोमीटर का दूरी धारा के साथ लौट जाता, कितना मिनट में, 15 मिनट में। 2 किलोमीटर 15 मिनट में, इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर लेंगे, है ना। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, 15 से कितना बार में, 4 बार में, तो 2 गुना 4, यह कितना हो जाएगा आपका, यह हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए तो डाउन स्ट्रीम मालूम हो गया, अप स्ट्रीम मालूम हो गया। अब एक बात हम आपको बतलाए हैं, सिखलाए हैं कि चला ध्यान रखिएगा, अगर डाउन स्ट्रीम यानी अनुकूल चाल, अप स्ट्रीम प्रतिकूल चाल मालूम है, तो इस परिस्थिति में अगर शांत जल में नाव का चाल पूछे तो डाउन स्ट्रीम प्लस में अप स्ट्रीम बाई 2, अगर धारा का चाल पूछे तो डाउन स्ट्रीम माइनस में अप स्ट्रीम बाई 2। अभी क्या पूछा गया, धारा का, तो घटा करके दूसरे डिवाइड कर लीजिए, यानी हो जाएगा 8 माइनस में 6 और बटा 2, यानी 2 बटा 2 कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर है। यही तो धारा का गति है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। क्या उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई, जी हां सी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या दूसरा। यह भी देखिए बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है। स्थिर जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल में नाव का गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा,
धारा का गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि नाव एक स्थान तक जाने और वापिस आने में 10 घंटा लेता है तो स्थान कितना दूर है। अब देखिए ना, जाने और वापिस आने में तो किसी भी एक स्थिति से अगर धारा के साथ आप जाते हो तो लौटेगा धारा के विपरीत, अगर धारा के विपरीत आप चलाते हो तो लौटेगा धारा के साथ। तो धारा के साथ चले जाइए, चाल जुटेगा 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, और जबकि अगर धारा के साथ या लौटेगा धारा के विपरीत तो 10 में से 2 गया कितना हो गया आपका 8 है ना। चलिए 4 कॉमन निकाल लो तो 3 और यहाँ क्या हो गया 2, तो यह 3:2, यह किसका रेशियो हो गया स्पीड का है ना। धारा के साथ वाला चाल, धारा के विपरीत वाला चाल। देखो डिस्टेंस कांस्टेंट है, जो दूरी जाता वही दूरी वापस आता है। हम आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में क्या बताए हैं कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो उस परिस्थिति में स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता है मेरे भाई। चलिए इसका इनवर्स कर लीजिए, यानी 2:3। यह किसका रेशियो हो गया आपका, यह टाइम का रेशियो हो गया। अच्छा, जाने और वापिस आने में कुल कितना समय लगता है तो 10 घंटा का। कितना 10 घंटा का टोटल आने जाने मिला करके, जो 5 यूनिट का मान है। किसी एक स्थिति का समय निकालिए, अगर पहला स्थिति का समय निकाले हैं तो पहला वास्तविक चाल में, कटा हुआ नहीं, कॉमन करने वाला नहीं, वास्तविक चाल में गुना करके दूरी निकाल लीजिए। वास्तविक चाल था 12, चलिए यहां से काट लीजिए 5 से 2 बार में, यानी 12 चौक कितना हो गया आपका 48। यानी वह स्थान कितना किलोमीटर दूर है, तो स्थान जो है 48 किलोमीटर दूर है। कितना दूर है 48 किलोमीटर दूर है। कौन सा उत्तर करोगे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, अगर आप दूसरा स्थिति का समय निकालते, जैसे कहने का मतलब 3 यूनिट का मान निकालते, तो वहां 8 से गुना करके दूरी निकालना पड़ता। दोनों स्थिति में उत्तर वही आएगा ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। आइए प्रश्न संख्या 3। कहता है विक्रेता 250 वस्तु बेचता है, उसे 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ का प्रतिशत आपसे पूछा गया। चलिए प्रॉफिट का प्रतिशत आपसे पूछा है। देखिए 250 वस्तु बेचता, आराम से बात को समझिए। 250 वस्तु बेचता है, मान लेते हैं प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपया, तो 250 वस्तु बेचा, पूरा विक्रय मूल्य क्या हो गया 250 रुपया। नहीं, अच्छा 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। हमने प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1 माना, तो 50 का विक्रय मूल्य 50। अब सोचिए 250 रुपया विक्रय मूल्य और 50 रुपया लाभ हो जा रहा है। अब सोचो 250 रुपया में बेच रहे हैं, 50 रुपया का लाभ हो रहा है, यानी क्रय मूल्य तो कम होगा। क्रय मूल्य हो जाएगा 250 माइनस 50 200। अच्छा, लाभ कितना का 50 का, क्रय मूल्य कितना हो गया 200, यानी 50 जो है वह 200 का कितना प्रतिशत है। बस कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए 50 से 4 बार में, 4 से काट लीजिए 25 बार में, यानी लाभ का प्रतिशत कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा 25%। कितना 25%। कैसे बनाए, फिर से एक बार समझिए बात को है ना। देखिए फार्मूला भी है, लेकिन रटने से बढ़िया है कि आप कंसेप्ट को समझें। हम क्या सिखाए कि देखो प्रत्येक वस्तु का जो है विक्रय मूल्य 1 रुपया मान लिए, 250 वस्तु बेचता है तो पूरा विक्रय मूल्य 250, 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, लाभ 50 का, 250 में बेच रहा है 50 का लाभ हो, यानी क्रय मूल्य हो जाएगा 200। 50 200 का कितना प्रतिशत है, 25% लाभ हानि का तुलना क्रय मूल्य से होता है। आगे बढ़िए, देखिए कहता 2 संख्याओं का हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 10 और 12, समानांतर माध्य आपसे पूछा जा रहा है। देखो एक बात ध्यान रखना, आपको एम, जीएम और एचएम, एम कहने का मतलब अर्थमेटिक मीन, जीएम कहने का मतलब ज्योमेट्रिक मीन और एचएम कहने का मतलब हार्मोनिक मीन, यानी समानांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य में एक रिलेशन बताए हैं। और वह रिलेशन क्या बताए हैं, ध्यान रखना कि एम इंटू जीएम, ध्यान रखिए, सॉरी एम इंटू एचएम, एम इंटू एचएम बराबर में जीएम स्क्वायर। क्या याद रखोगे, एम इंटू एचएम बराबर में क्या याद रखोगे, जीएम स्क्वायर। यही रिलेशन होता है एम एचएम और जीएम के बीच में, है ना। एम इंटू एचएम बराबर जीएम स्क्वायर, कहने का मतलब समानांतर माध्य गुना हरात्मक माध्य बराबर में गुणोत्तर माध्य का होल स्क्वायर। चलिए अब यहां पर आपको क्या चाहिए, समानांतर माध्य चाहिए, एम चाहिए, अर्थमेटिक मीन चाहिए। तो एम बराबर आप क्या लिखोगे, तो लिखोगे जीएम का होल स्क्वायर, यानी ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर, और बटा क्या हो जाएगा आपका एम एचएम। चलिए ज्योमेट्रिक मीन का जहां तक सवाल है, अब देखो ना, आपको हरात्मक माध्य दिया, गुणोत्तर माध्य दिया, यानी एचएम दिया और जीएम दिया। जीएम कितना दे रखा है 12, है ना। चलिए तो ये हो गया 12
का होल स्क्वायर और HM कितना दिया 10, 144/10 यानी हो जाएगा 14 दशमलव कितना हो जाएगा 4, 14.4 आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आप AM GM HM का रिलेशन याद रखोगे, क्या याद रखोगे, AM इंटू HM बराबर में GM स्क्वायर। चलिए अगर यहां तक किन्हीं का कोई प्रश्न होगा तो उसका जवाब देकर के फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। माइक में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मनीष क्या दिक्कत हो रहा है माइक में? कमेंट करके बताइए, क्या माइक में दिक्कत अभी भी हो रहा है क्या? हेलो 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 हेलो। हेलो चलिए अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना? हेलो चलिए राहुल बोल रहे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब हाँ दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि परेशानी होगा आवाज में तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आइए अगले सवाल की ओर आइए, प्रश्न संख्या 5वां कहता है यदि प्रति रुपए, आराम से बात को समझिएगा, यदि प्रति रुपए है ना 40 बटन बेचने से 10% हानि होती है तो 20% लाभ कमाने के लिए है ना कहता है प्रति रुपए कितने बटन बेचने होंगे। देखिए वस्तु का केस हम आपको बार बार बोलते हैं, रुपया और वस्तु के केस में स्थिति उल्टा हुआ करता है। रुपया की स्थिति में लाभ कमाना होता है दुकानदार को, ज्यादा में बेचता है, हानि पर बेचना होता है तो कम में बेचता है। लेकिन वस्तु के केस में अगर दुकानदार को लाभ कमाना होता है तो कम वस्तु बेचेगा तब लाभ होगा, ज्यादा बेच देगा तो हानि हो जाएगा। अब देखिए ना 40 बटन बेचता था तो हानि हो जाता था, इसका मतलब खुद खरीदा होगा 40 से कम, तो कम कर लीजिए 10% हानि का फ्रैक्शन 90/100 इतना खरीदा होगा। अब देखिए ना कहता 20% लाभ कमाने के लिए प्रति रुपए कितने बटन बेचने होंगे। लाभ कमाना है, वस्तु का केस है तो कम बेचना होगा, है ना। कम करने के लिए कम वाला ऊपर ज्यादा वाला नीचे, 20% लाभ का फ्रैक्शन 120/100, लेकिन कम करने के लिए कम वाला ऊपर ज्यादा वाला नीचे। चलिए 30 से 3 बार में, इसको 4 बार में काटिए, 4 से कट जाएगा 10 बार में, यानी आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा 30। कितना मेरे भाई 30। चलिए उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 30 बटन बेचना होगा 20% लाभ कमाने के लिए प्रति रुपए, है ना। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 6 पे आइए, क्या कहता है। एक सम पिरामिड, राइट पिरामिड का आधार एक 8 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिकोण है और इसकी ऊंचाई 24√3 सेंटीमीटर है, तो पिरामिड का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आपसे पूछा जा रहा है। देखो प्रिज्म का आयतन होता आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, जबकि पिरामिड का आयतन होता 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, है ना। चलिए पिरामिड का बात है तो 1/3 आधार में क्या है, आधार में इस पिरामिड का आधार में क्या है 8 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिकोण, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अच्छा 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, इसका भुजा कितना है आपका, इसका भुजा है समबाहु त्रिभुज का 8। चलिए √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, देखो 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, और ऊंचाई इस पिरामिड का कितना दे रखा है 24√3, कितना दे रखा है, यह दे रखा है आपको 24√3, यही तो दे रखा है। हाँ ध्यान दीजिएगा 4 3 12, 12 से कट गया आपका कितना बार में 2 बार में। अब देखिए ना खुद आप 64 और गुना 2 128 और √3 गुना √3 3, 128 गुना 3 यानी हो जाएगा आपका 384, कितना हो जाएगा आपका 384, है ना सेंटीमीटर क्यूब, क्या हो जाएगा 384 सेंटीमीटर क्यूब, यह आपका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करोगे, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई, जी हाँ यही तो पिरामिड का आयतन है। देखो प्रिज्म और पिरामिड का आकार जो होता है
वह सुनिश्चित नहीं होता, इसका बेस बदलते रहता है तो आकृति बदलते रहता है। जैसे देखिए प्रिज्म का मतलब है धरातल जैसा हो, ऊपरी सिरा तक वैसा ही उठता चला गया है तो एक प्रकार का प्रिज्म है। लेकिन पिरामिड में ऊपर जाकर के शंकुआकार होता है, इसलिए इसका बेस अलग अलग होते रहता है ना। बेस में जो है त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, समानांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। जी हाँ, तो प्रिज्म का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, जबकि पिरामिड का आयतन 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। आगे आइए प्रश्न संख्या 7वां। 20 संख्याओं का औसत 15 है। समझिए बात को, यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुना कर दे तो नई संख्या का औसत क्या होगा। और हम आपको कई बार बताए हैं कि देखो चले, अगर सारे क्वांटिटी में समान परिवर्तन होना तो वही परिवर्तन उसके औसत के साथ देखने के लिए मिलता है। देखिए 20 संख्या का औसत कितना है 15, प्रत्येक संख्या को 5 से गुना कर रहे हैं तो औसत भी 5 गुना हो जाएगा पहले के अपेक्षा। औसत भी क्या हो जाएगा, पहले के अपेक्षा 5 गुना हो जाएगा। तो 15 पच्चे कितना हो जाएगा आपका 75, यही तो नया औसत है ना। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बस सिंपल सा बात ध्यान रखोगे कि अगर सारे क्वांटिटी में समान परिवर्तन हो तो वही परिवर्तन उसके औसत मान के साथ देखने के लिए मिलता है। अगर सब में 2 जुटेगा तो औसत में 2 बढ़ जाएगा, सब में 3 घटेगा तो औसत में 3 घट जाएगा, सबको दुगना करेंगे औसत भी दुगना हो जाएगा, सबको 5 गुना की औसत भी 5 गुना हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत किन्हीं को है ना। चलिए नहीं, कोई तो किन्हीं का कोई तो ऐसा जवाब आ नहीं रहा है कि नहीं सर सब ठीक है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8वां की ओर चलते हैं। देखिए 8वां नंबर सवाल पे आइए, क्या कहता है। कहता है 45 संख्याओं का औसत ज्ञात करने पर जो है ना 25 प्राप्त हुआ। 45 संख्या का औसत ज्ञात करने पर कितना प्राप्त हुआ, 25 प्राप्त हुआ है। अब क्या कहता है यह सुन लीजिए, कहता बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या को 25 के स्थान पर 52 पढ़ लिया गया। अब सिंपल सा बात है, एक संख्या को 25 के स्थान पर कितना पढ़ लिया गया 52। बस यहां पर 45 संख्या में 44 में किसी में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत बस एक के साथ है। 44 का सही आकलन किया गया, एक वो जो 25 था उसको 52 पढ़ लिया गया, यानी 27 ज्यादा पढ़ा गया है तो 27 कम कीजिए तो कम होगा, तो सब में कम होगा। इसको भी औसत में कन्वर्ट करने के लिए नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर लीजिए, है ना। 45 संख्या का बात है, हाँ 9 से 3 बार में, 9 से कितना बार में 5 बार में, यानी हो जाएगा आपका 25 माइनस में 3/5 यानी 0.6, यानी हो जाएगा 24 दशमलव कितना हो जाएगा आपका 4। यही तो जो है ना, यही सही औसत होगा 4500 संख्या का। त्रुटि का आकलन करने के बाद 24.4, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। आगे आइए प्रश्न संख्या 9 पे आ जाइए। अच्छा देखो सिंपल सा बात है, अच्छा पावर पर पावर गुना होगा तो यह हो गया 4 दूना 8, 8 4 12 बेस इक्वल पावर जुटेगा, नीचे भी पावर 12 ऊपर भी पावर 12, एक्स पर कैंसिल हो गया, यानी एक्स पर पावर एम बराबर क्या हो गया आपका 1। एक कहने का मतलब एक्स के रूप में इसको क्या लिखेंगे, एक्स टू दी पावर क्या लिखेंगे 0। देखिए बेस इक्वल है, पावर को कंपेयर करेंगे यानी m बराबर कितना हो गया आपका 0, m बराबर क्या हो गया आपका 0। यही तो m का मान है, यही m का मान है। x टू दी पावर m बराबर 1, 1 को x के रूप में कैसे लिखेंगे x टू दी पावर 0, अतः बेस इक्वल पावर को कंपेयर करेंगे m का मान हो जाएगा 0। आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 10, क्या कहता है ए और बी के मासिक आय के बीच का रेशियो। अच्छा ए और बी का चर्चा है, दोनों का मंथली इनकम के बीच का रेशियो 6:7 है और खर्च का रेशियो जो है, एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है वह 13 अनुपात कितना, एक्सपेंस का रेशियो 13 अनुपात कितना हो गया आपका 16। अब क्या कहता है ए और बी के आय का, देखिए यह आय का रेशियो खर्च का रेशियो है, यह आय हो गया एक खर्च हो गया, दोनों के आय का अंतर क्या होगा जबकि प्रत्येक का बचत 750 है। अच्छा एक बात सोचिए, आय में क्या क्या होता है, अगर हम कमाते हैं तो उसमें दो ही स्थिति बनता है, या तो हम उस राशि को खर्च करें या तो बचाएंगे नहीं। अब सोचिए दोनों का बचत बराबर है, सिंपल सा बात है, तो ये आय है ये खर्च है, तो आय से खर्च का प्राप्ति कैसे होगा, इनकम से खर्च का प्राप्ति कैसे होगा, तो इनकम में अगर बचत को घटा लिया जाए तो जो बचेगा खर्च बचेगा, तब दोनों का बचत 750 है, यानी दोनों में समान संख्या घट रहा है। जब समान संख्या घटता बढ़ता है तो अंतर को बराबर करते हैं, यहाँ 1 का डिफरेंस है और यहाँ 3 का बराबर करने के लिए यहां जो है कि 3 से गुना कीजिए, किससे गुना कीजिएगा 3 से। अब देखिए कितना यूनिट घट रहा है, देखिए 18 से 13 यानी 5 यूनिट घटा, 21 से 16 यानी कितना यूनिट घटा 5 यूनिट, और घटता कितना है ना, घटता 750 है,
जो 5 यूनिट का मान है 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए। आपसे क्या कहता, ए और बी के आई के बीच का अंतर पूछा। देखिए यही तो अंतर बाहर में लिखे हुए 3 यूनिट का, नहीं 5 से काट लीजिए कितना बार में, 150 बार में, 150 गुना 3 कितना हो जाएगा आपका 450 रुपया जो है वो आपका राइट जवाब हो जाएगा। यही तो दोनों के आई के बीच का अंतर है, 450 रुपया मेरे भाई, कितना 450 रुपया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 पे आ जाइए। कहता है किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 205 है ना, उसी उतना कब क्या कहता है, और उसी धन का उतने ही समय के लिए उसी दर से साधारण ब्याज जो है वह कहता है 200 रुपया मूलधन पूछा। चलिए तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, एक तरफ सिंपल इंटरेस्ट को लिखेंगे एक तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट को। 2 साल का साधारण ब्याज 200 है, साधारण ब्याज हर वर्ष का बराबर होता है, यानी प्रत्येक साल का कितना कितना हो जाएगा 100। अच्छा पहला साल जितना साधारण ब्याज उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज हुआ करता है, अंतर तो अगला साल पर होता है जाकर के कि चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर ब्याज जोड़ना शुरू करता है। 2 साल का डिफरेंस, 2 साल का हो जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 205, तो पहला साल का 100 तो अगला साल का 105। अच्छा पहला साल की अपेक्षा जो है कितना रुपया ब्याज बढ़ा, यह देखिए पहला साल की अपेक्षा जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। क्यों बढ़ा, क्योंकि ब्याज पर ब्याज लेता है, यानी 5 रुपया ब्याज है किसका, 100 रुपया का एक साल में। निकालने की आवश्यकता नहीं था, 100 में 5 का ब्याज है, इसका मतलब 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। चलिए यहां से काट लीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 5% आ गया। अब आपसे क्या पूछा, मूलधन पूछा गया, यानी प्रिंसिपल आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए साधारण ब्याज की स्थिति में आइए, दोनों स्थिति का मूलधन बराबर है, रेट भी बराबर है। 1 साल का साधारण ब्याज 100 रुपया है ना, जो प्रतिशत के रूप में 5% हुआ, तो 5% बराबर 100, 100% का मान निकाल लीजिए 5 से 20 बार में, यानी आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 2000 रुपया। कितना मेरे भाई, 2000 रुपया, 2000, जी हाँ 2000 रुपया। कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, जी हाँ सी नंबर। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए, प्रश्न संख्या 12। कहता किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 5 रुपया मूलधन पूछा। अच्छा 2 साल का अंतर आपको क्या सिखाया है, 1 साल के ब्याज के बराबर हुआ करता है। चलिए 1 साल का ब्याज निकाल लीजिए, यह 1 साल का ब्याज हुआ है ना, इस ब्याज का ब्याज निकालिए, यही तो अंतर होता है 2 साल का। और प्रश्न में अंतर कितना दे रखा है, वो अंतर दे रखा है 5 है ना। चलिए 5 से 5 काट लीजिए, 5 से काट लीजिए 20 बार में, यानी प्रिंसिपल जो हो गया आपका वह प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो 2000 रुपया हो जाएगा। कितना, 2000 जी 2000 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर आपका राइट आंसर है। 1 साल में कोई डिफरेंस नहीं होता है CISI के बीच में, 2 साल का डिफरेंस P इंटू आर बटा 100 का होल स्क्वायर, या याद रखोगे 1 साल के ब्याज के बराबर, 3 साल का याद रखिएगा P इंटू आर बटा 100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस में R बटा 100। आगे आ जाओ, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का रेशियो, देखो लंबाई और चौड़ाई के बीच का रेशियो जो है वह 7 अनुपात कितना है, 2 है। आयत का क्षेत्रफल 504 वर्ग सेंटीमीटर है। अच्छा यह क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, तो 7 गुना 2 कितना हो गया 14 है ना, मीटर वर्ग मीटर, 14 वर्ग मीटर बराबर 504 भाग दिए 1 वर्ग मीटर का मान आया, उसका स्क्वायर रूट कर लीजिए, 14 वर्ग यूनिट का मान आया, 14 वर्ग यूनिट का मान हो गया 504 भाग दिए, तो 1 यूनिट का भाग करके देखिए 14 वर्ग यूनिट बराबर 504, 14 से भाग लगाए 1 वर्ग यूनिट का मान आया, वर्ग यूनिट उसका स्क्वायर रूट निकाल लिए तो 1 यूनिट का मान निकल करके आ गया। अब आपसे क्या पूछा, पैरामीटर पूछा। अच्छा परिमाप लंबाई चौड़ाई के जोग का दुगना, लंबाई चौड़ाई का जोग कितना यूनिट है, 9 यूनिट, इसका दुगना कर लीजिए, यही तो आयत का परिमाप होगा है ना। 14 से 3 बार में और फिर कितना बार में, 3 बार में 42, 6 बार में 36, 36 का कितना हो गया आपका, 36 का हो गया आपका 6 है ना, और गुना 9 और गुना 2, 36 से आएगा कट के, 36 का स्क्वायर रूट 6, तो 9 छक 54 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 108 सेंटीमीटर। कितना, 108 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई, क्या हो जाएगा आपका उत्तर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा है ना। चलिए XYZ मानने की कोई आवश्यकता नहीं, अगर आप समझ रहे हो बात को। फिर से देखिए, क्षेत्रफल 7 गुना 2, 14 वर्ग यूनिट बराबर 504 भाग दिए 1 यूनिट का वर्ग आया, उसका स्क्वायर रूट कर लीजिए, 1 यूनिट का मान आएगा। उसका परिमाप पूछा, लंबाई चौड़ाई के योग का दुगना, लंबाई चौड़ाई का योग निकाल लीजिए 9 यूनिट, उसका दुगना कर लिए, पैरामीटर आ गया। क्योंकि परिमाप क्या कहता है, सम ऑफ लेंथ ऑफ एक्सटर्नल बॉन्डेज इज कॉल्ड पैरामीटर ऑफ, पैरामीटर नहीं, यानी कहने का मतलब किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है, उसकी बाहरी सीमा के लंबाई का योग हुआ करता है। आगे आइए,
500 मीटर लंबाई की एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, एक आदमी को पार करने में कितना समय लेगा? अच्छा सिंपल सा बात है, आदमी को पार करेगा यानी खुद की लंबाई को पार करेगा, और उसका खुद का लंबाई कितना है? 500 मीटर। स्पीड भी वहां ट्रेन का ही है ना, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में आप क्या कीजिए, एक्सचेंज कर लीजिए। 18 5 90, 25 से 20 बार में कट जाएगा, यानी कहने का मतलब 20 सेकंड। कितना मेरे भाई? 20 सेकंड का समय लेगा, 20 सेकंड। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? सी नंबर। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 15। 15 क्या कहता है देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 1 बराबर 0। एक्स से डिवाइड कीजिए इसमें, तो यहां हो जाएगा x प्लस में 1 बटा एक्स माइनस 3, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में 3, यहां से यहां मिल गया। अब इसमें भी ऊपर नीचे x से भाग लगा दीजिए, भाग लगाओगे तो यहां मिलेगा एक्स क्यू है ना, प्लस में x प्लस में 1 बटा एक्स और प्लस में 1 बटा एक्स क्यू, नीचे तो एक्स एक्स कट ही जाएगा, यानी यहां से आपको दो एक एक्स प्लस 1 बटा एक्स लिख दीजिए, और प्लस में जो है आपको एक्स क्यू प्लस में 1 बटा एक्स क्यू का मान चाहिए। यही तो है मेरे भाई, चलिए यही है आपका। अब देखो आप समझो बात को है ना, यहां पर x प्लस 1 बटा एक्स का मान 3 है, एक्स क्यू प्लस में 1 बटा एक्स क्यू का मान निकाल लीजिए। अच्छा एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू बराबर एक्स प्लस 1 बटा एक्स का होल क्यू प्लस है तो माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बटा एक्स। 27 में से 9 गया, क्या हो गया आपका? 18। अब मान रख दीजिए, इसका मान हुआ 3 प्लस में 18, 3 और 18 कितना हो जाएगा आपका? 21। 18 3 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी आपको x प्लस 1 बटा एक्स चाहिए था और एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू चाहिए था, तो x प्लस 1 बटा एक्स के माध्यम से हम एक्स क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू निकाल लिए, 18 आ गया, 3 प्लस में 18 यानी 21 आपका राइट जवाब है। 16 नंबर आइए, एक वस्तु को 25% और 1% क्रमिक छूट के बाद जो है वह 612 में बेचा जाता है। क्रमिक छूट का मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता क्या है? एक डिस्काउंट देने के बाद जो कीमत बचता है उस पर अगला डिस्काउंट देना ही सक्सेसिव डिस्काउंट कहलाता है। जी हां। अच्छा इस वस्तु का अंकित कीमत कितना है? 960। दूसरा डिस्काउंट x है, उसे x का मान बताना। पहला डिस्काउंट 25%, 25% का मतलब क्या होता है? एक चौथाई। 960 का एक चौथाई कितना हो जाएगा? 240। अब कीमत कितना बच गया? 720। दूसरा डिस्काउंट के बाद कीमत कितना हो जाता है? 612। यानी दूसरा डिस्काउंट कितना का दिया जा रहा है? 108 का। कहां से है ना? 108 कहां से? 720 से। यानी 108 जो है 720 का कितना प्रतिशत है? काट के हटाइए, 36 से 2 बार में, 36 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, यानी 5 3 कितना हो गया? 15। यही तो दूसरा डिस्काउंट का प्रतिशत है जिसको प्रश्न में x से निरूपित किया गया था। x का मान हो गया आपका 15%। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट जवाब है मेरे भाई। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब ही होता है एक डिस्काउंट देने के बाद जो कीमत बचता है उस पर अगला डिस्काउंट देना ही सक्सेसिव डिस्काउंट कहलाता है। राम अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है। एक बात आप ध्यान रखना, माइंड में सेट कर लेना कि दो व्यक्ति के बीच का जो उम्र का अंतर होता है ना, जिंदगी भर बदलता नहीं, मरणोपरांत नहीं बदलता है, कभी नहीं। अगर हम दो भाई के बीच में 2 वर्ष का डिफरेंस है, 5 वर्ष का डिफरेंस है, तो जिंदगी भर 5 वर्ष का ही डिफरेंस रहेगा। ऐसा नहीं कि आगे चलकर डिफरेंस बढ़ जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। डिफरेंस कभी बदलता नहीं। 3 वर्ष बाद उसकी आयु और उसके तो अपनी उसकी आयु, अपने पुत्र की आयु, देखिए चर्चा राजू का है और अपने उसके पुत्र का। चलिए 3 वर्ष बाद राजू की आयु उसकी राजू की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। यह कहानी कब का? 3 साल बाद का। अब देखिए शुरू राजू अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है, तो हर समय 20 वर्ष बड़ा होगा, यानी 3 वर्ष बाद का रेशियो है, तो 3 वर्ष बाद भी दोनों की उम्र में 20 वर्ष का ही डिफरेंस होगा, जो 2 यूनिट का मान है डिफरेंस के तौर पर। राजू का 7 साल पहले, अभी का जिस समय का रेशियो उस समय का निकालिए, 3 वर्ष बाद ये राजू का उम्र निकाल लीजिए इस समय, तो यह राजू का उम्र 3 वर्ष बाद दिया गया है। 7 वर्ष पहले जा देखिए 3 वर्ष बाद का निकल के आया, तो वर्तमान में आने के लिए 3 घटाएंगे, फिर 7 साल पीछे जाएंगे, यानी कहने का मतलब 10 घटाना हो। कितना? 10। यहां 10 बार में काटिए, 30 में से 10 चला गया, यानी 20 वर्ष हो जाएगा। 7 वर्ष पहले राजू का उम्र कितना था? तो 20 वर्ष था। कितना? 20 वर्ष। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई। चलिए कमेंट कीजिए अगर किन्हीं को कोई तरह का परेशानी हो, है ना। नहीं, सब तो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 18।
रामू 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो बाजार 5 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर 12 के स्पीड से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंचता है। देखिए डिस्टेंस कांस्टेंट है, एक बार 10 के स्पीड से दूरी को तय किया जा रहा है, जबकि एक बार 12 के स्पीड से, है ना, यानी 5-6 का रेशियो है। स्पीड के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता है। देखिए एक बात समझिए, जब 10 के स्पीड से जाता तो 5 मिनट देरी से पहुंचता था, विलंब हो जाता था। 12 के स्पीड से गया 5 मिनट पहले पहुंच गया, एक बार देरी से एक बार पहले, डिफरेंस जोड़ करके निकालेंगे। 10 मिनट का डिफरेंस है, घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कीजिए, जो 1 यूनिट का मान हुआ। किसी एक स्थिति का समय निकालिए, जिस स्थिति का समय निकालोगे उसी के वास्तविक चाल में आपको गुना करके दूरी निकालना होगा। चलिए 60 से 60 काट लीजिए, यानी वह दूरी कितना है, दूरी है आपका 10 किलोमीटर। यही पूछा गया था, दूरी ज्ञात करें, दूरी 10 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा आपका उत्तर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। हाँ, अगर आप दूसरा स्थिति का समय निकालते 5 यूनिट तो दूसरा के स्पीड में गुना करके आपको दूरी करना होता उत्तर। जैसे 5 यूनिट अगर आप निकालते हैं ना तो 12 से गुना करना पड़ता, 60-60 कट जाता, वहां भी 10 किलोमीटर आता। चलिए आगे आ जाइए प्रश्न संख्या 19 पे। ए, बी और सी 5-7-4 के अनुपात में पूंजी लगाई, उनके निवेश के समय का रेशियो एक्स वाई जेड है। एक्स वाई जेड क्या है, समय का रेशियो है, और यही आपसे पूछा भी गया था, जबकि उसके लाभ का रेशियो 45-42-28 है, एक्स वाई यानी टाइम का रेशियो। अच्छा बताओ, प्रॉफिट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के, यानी प्रॉफिट जो होता है वह प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। अच्छा सिंपल सा बात है, तो टाइम निकालने के लिए क्या करोगे, प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करना होगा, प्रॉफिट का रेशियो में इन्वेस्टमेंट के रेशियो से डिवाइड कीजिए, तो 45, 42 और 28 इन्वेस्टमेंट के रेशियो से डिवाइड करेंगे, यानी 5, 7 और किससे डिवाइड करेंगे, 5, 7 और 4 से, है ना। चलिए यहां काट लीजिए, यह कट गया 9 बार में, 6 बार में, और यहां 7, 9, 6, 7 ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर ए। यही तो एक्स वाई जेड का रेशियो है, यानी समय का रेशियो है उस व्यवसाय में। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 20 आखिरी सवाल है मैथ्स का। कहता दो धनात्मक संख्या, दो संख्या का चर्चा है जिसके बीच का अंतर 2001 है ना। अब क्या कहता सुनिए, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को विभाजित करने पर भागफल 9 कोसेंट 9 रिमाइंडर 41 बचता बड़ी संख्या के अंकों का योग। चलिए बड़ी संख्या निकालना होगा, बड़ी संख्या को अगर x मानते हैं तो छोटा संख्या क्या हो जाएगा, x माइनस में 2000 क्या हो जाएगा 1, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस है 2001 का, तो अगर एक को x मानेंगे तो अगला उससे छोटा एक 2001 कम होगा। इस स्थिति का कोसेंट है 9 और रिमाइंडर कितना है 41। आप डिवीजन रूल जानते हो, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस में क्या शेष, यानी कहने का मतलब x बराबर हो जाएगा आपका, यह क्या हो जाएगा 9 इंटू, है ना, x माइनस में 2001, है ना, x माइनस में 2001 और प्लस में कितना हो गया आपका 41, यानी x बराबर यह हो जाएगा 9x माइनस में या 900 9 दूना 18 और प्लस में हो गया आपका 41, इधर भेज दीजिए तो यह हो जाएगा, उधर भेज देते 8x बराबर, इसमें 41 जो है घटा लीजिए, इधर आज पॉजिटिव हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका कितना, यहां हो जाएगा आपका 8, है ना, 6, 9, 17,968, 8 से काटिए, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 8 चौके 32, 8 छक 48, यानी x बराबर हो गया आपका 2246। यही तो बड़ी संख्या है, लेकिन आपसे बड़ी संख्या नहीं पूछा, बड़ी संख्या के अंकों का योग पूछा। चलिए इस सब के अंक को जोड़ लीजिए, तो 2 2 4 और 4 8 छो कितना हो गया 14। यही तो बड़ी संख्या के अंकों का योग है 14। ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई, क्या हो जाएगा आपका उत्तर, डी नंबर हो जाएगा। अब चलते हैं रीजनिंग के सवालों की ओर, आगे आ जाइए प्रश्न संख्या 21 पे। 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर जो है 2 स्थान खिसका दिया जाता, स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो बाएं सिरे से 7वां। अच्छा एक सिंपल सा बात सोचो ना, बाईं ओर 2 स्थान खिसकाने पर 7वां, इसका मतलब पहले तो ज्यादा होगा, 7 प्लस में 2, यानी पहले उसका स्थिति बाईं ओर से कितना था 9वां। तो कहता है कि पंक्ति की दाईं ओर से उसकी पूर्व की स्थिति, प्रारंभिक स्थिति। चलिए P2 निकालना है, तब P2 बराबर क्या होता है, टोटल कितना 16 माइनस में P1 प्लस में 1, यही तो है भाई। तो 7 और 1 कितना हो जाएगा आपका 8वां हो जाएगा। इसका प्रारंभिक स्थिति दाईं ओर से क्या हो जाएगा 8वां। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़िए प्रश्न संख्या 22
राम एक फोटोग्राफ को दिखाते हुए बोला, आराम से बात समझिए, यह लक्ष्मी है, क्या है, यह लक्ष्मी है, वह मेरे पिता की सास। अब समझिए बात को। अच्छा, वह मेरे पिता की सास कहने का मतलब नानी जी का बात है। वह मेरे राम का क्या लगा, वह मेरे पिता की सास, पिता की सास यानी उसकी मां की मां, नानी का बात, सास के पति नाना की एकमात्र बेटी, अपनी मां के बारे में बोला, एकमात्र बेटी की बेटी यानी उसकी मां की बेटी यानी उसकी बहन हुई लक्ष्मी। लक्ष्मी का राम से क्या रिश्ता है, तो बहन का रिश्ता है, राम उसका भाई हुआ। आराम से समझिए, ब्लड रिलेशन का प्रश्न था। हाँ, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सक्सेस का कोड दिया गया है, एस का 19, भी का 22, 3 जोड़ा हुआ है, यू का 21, एक्स का 24, बस 3 जुटा हुआ है, हम भी 3 जोड़ करके उत्तर करेंगे। चलिए, जी का 7 और 3 10 में, जे वाला तो 2 ही ऑप्शन है, यही दोनों को जांचना है ना। आगे देख लेते हैं, ई का 5 3 8 में एच, ओ का 15 3 18 में आर, है ना। उसके बाद देखिए, जी का 7 3 10, 10 में हो गया आपका क्या, जे। हाँ चलिए, 15 हाँ जे हो गया, फिर आर का 18 3 21, 21 में हो जाएगा आपका यू, है ना, भी तो 22 हो गया। ये आपका ए नंबर राइट आंसर है, क्योंकि यही डिफरेंस हो जा रहा है, भी है। चलिए, 3 बढ़ा करके लिखा गया था और कुछ नहीं था। हाँ, सीरीज है, आप यहां देखो क्या सीरीज है, एक है आपका 2, एक हो गया 5, एक है 12, एक है 15, एक 58। कहता है जो गलत है गलत को ढूंढ करके बताना है, नहीं, गलत को ढूंढ करके बताना है, कौन सीरीज को जो है गलत कर दे रहा है। यहां पर आप देखिए क्या किया है, यहां पर देखिए दुगुना करके 1 जोड़ा है ना, फिर देखिए दुगुना करके 2 जोड़ा है, 10 2 12, फिर देखिए दुगुना करके जो है 3 जोड़ेंगे, तो यही गलत हो जाएगा। 24 और 3 27 होना चाहिए। अब की बार दुगना करके 4 जोड़ेंगे, 54 और 4 58, यह 15 गलत है। क्या गलत है, 15। ऑप्शन यहां पर छूटा हुआ है, ऑप्शन लिख लीजिए, 5 12 15 58, यानी 15 गलत है। क्या गलत है, 15। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई, सी हो जाएगा। चलिए, आखिरी सवाल पे आ जाइए आज के मॉक टेस्ट का। ए बी के दक्षिण में है। अच्छा, दक्षिण ऊपर, उत्तर नीचे, दक्षिण दाएं तरफ पूर्व, ए बी के जो है दक्षिण में है। अब सिंपल सा बात है, बी के दक्षिण में है कौन, ए। आगे समझिए, बी सी के पश्चिम में, सी के पश्चिम में यानी सी उसका पूरब में है, या सी का स्थिति हो गया। कहता बताइए सी ए से किस दिशा में है। ए से अगर सी का दिशा पूछा जाए, ए से, तो ऊपर हो गया उत्तर, इधर हो गया पूरब, उत्तर पूर्व दिशा में है ए से सी, उत्तर पूर्व। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, यह था आज का मॉक टेस्ट, यानी मॉक टेस्ट नंबर 38, जिसको हमने कंप्लीट करवा दिया। कहीं भी कोई तरह का दिक्कत हो आप जरूर पूछे, जरूर हमसे बताएं, हम आपके दिक्कत का समाधान ढूंढ करके आपको देने का प्रयास करेंगे, है ना। चलिए, और YouTube पर भी बहुत सारा वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहते हैं, तो वह भी YouTube वाला वीडियो आप लोग शेयर करते रहिए सभी लोगों के पास, है ना। फेसबुक जो है नया एक आईडी क्रिएट किए हैं जो मेरे नाम से है और लिखा हुआ है पुरुषोत्तम सर, तो आप उसको भी फॉलो कर लीजिए, है ना, और दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए फेसबुक का भी जमाना है, अब रील्स भी हम डाला कर रहे हैं, तो मैथ्स को एंजॉय कीजिए। रील्स जैसे रात में आप सोते होंगे, मोबाइल देखते होंगे, तो रील्स में समय बर्बाद होता है, तो मेरे रील्स में समय बर्बाद कीजिए, मैथ सीख जाओगे रील्स के माध्यम से, क्योंकि रील्स डालते हैं एकदम मैथ जो है, बड़ा बड़ा मैथ जो है काट काट के रील्स में परोस देते हैं, आसानी से उस रील्स के माध्यम से आप मैथ्स को सीख सकते हैं। चलिए, फिर मुलाकात होगा हम लोग का अगले मॉक टेस्ट नंबर 39 में, तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।